नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। आगामी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभ्युदय एकेडमी आपको टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी नागरिक शास्त्र व असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहा है। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम लोग चलते हैं पीजीटी नागरिक शास्त्र के पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ। सभी क्वेश्चन को हल करने के उपरांत अभ्यर्थी कमेंट करके बताएंगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा है। ऑप्शन है विशिष्टता के साकार रूप में, विशिष्टता के साकार रूप में, या एकता के साकार रूप में, या सार्वभौमिकता के साकार रूप में, या समुदाय के साकार रूप में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिकता के साकार के रूप में। हीगल ने जो सभ्य समाज को देखा है वो सार्वभौमिकता के साकार रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिक मताधिकार अपनाया। ऑप्शन है यूके, सेकंड है भारत, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है चीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद भारत जो है इकलौता देश है जिसने पहले ही प्रयास में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अन्य देशों ने सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने वाला देश है न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है। न्यूजीलैंड जो है वो 1893 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाया था। उसके बाद जर्मनी जो है, जर्मनी अपना रहा है 1919 में। अमेरिका अपना रहा है 1920 में। ब्रिटेन अपनाया है 1928 में। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने होंगे, आगामी एग्जामों में इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमत का वास्तविक अर्थ है। ऑप्शन है तर्क पर आधारित मत, सेकंड है बहुमत का मत, थर्ड है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, फोर्थ है सर्व संबंधित पक्षों का मत। तो जनमत का अर्थ है वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखे, थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी। ऑप्शन है मैकस्यूलोस बनाम मैरीलैंड, सेकंड है मार्बरी बनाम मेडिसिन, थर्ड है गिब्बन बनाम ओग्यू, फोर्थ है स्कॉट बनाम स्टैनफोर्ड। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मार्बरी बनाम मेडिसिन। मार्बरी बनाम मेडिसिन का जो विवाद था ये आया था 1803 में। तो 1803 के मार्बरी बनाम मेडिसिन विवाद में सबसे पहले न्यायिक पुनरावलोकन की शुरुआत हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत किस देश से संबंधित है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से संबंधित है, अमेरिका इसका जनक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है सबसे पहले कब आई थी। तो 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसिन में इसको मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य पूरी तरह आवश्यक है, पूरी तरह अनावश्यक है, सेकंड है आवश्यक है, थर्ड है किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधि नहीं करता, फोर्थ है समाप्त कर दिया जाता है। तो जो समाजवादी राज्य है उसमें वितरण का नियम होगा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार, और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार, ये समाजवादी राज्य में वितरण का नियम होगा। तो समाजवादी राज्य में वितरण के नियमों को बनाए रखने के लिए राज्य आवश्यक होगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
जबकि मार्क्सवादी समाज में जो सबसे आखिरी चरण है साम्यवादी चरण, उसमें राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा और वहां पर वितरण होगा, वहां पर वितरण का नियम होगा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार। वहां वितरण का नियम होगा प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है साध्य साधन की पवित्रता, पंचशील, थर्ड है लोकतांत्रिक समाजवाद और फोर्थ है मजदूर आंदोलन। तो गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में जो सबसे बड़ी देन है वो है साध्य साधन की पवित्रता, वो है साध्य साधन की पवित्रता। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, सेकंड ऑप्शन है कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, थर्ड है एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, फोर्थ है लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो जो श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को सुपरिष्कृत किया गया था वो लेनिन ने किया था अपने ग्रंथ स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में होम रूल लीग के सचिव बने? ऑप्शन है 1918, सेकंड है 1916, थर्ड है 1912, फोर्थ है 1921। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होम रूल के सचिव बने थे 1916 में। ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। हम लोग जान लेते हैं होम रूल आंदोलन के बारे में। होम रूल आंदोलन जो है, होम रूल आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारत में संवैधानिक तरीके से, भारत में संवैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करने के लिए, संवैधानिक तरीके से स्वशासन हासिल करने के लिए चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन, अन्य तथ्य देख लेते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत देख लेते हैं। शुरुआत 1916 में। इसके प्रमुख नेता थे लोकमान्य तिलक, एंड एनी बेसेंट। तो ये होम रूल आंदोलन के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आधुनिक भारतीय चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? या किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अरविंद घोष, सेकंड ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, थर्ड है भीमराव रामजी अंबेडकर, फोर्थ है रामास्वामी। तो आधुनिक मनु बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? यदि राज्य या सरकार जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सेकंड है मतदाता, थर्ड है संसद, फोर्थ है विपक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा मतदाता। यदि कोई राज्य या सरकार नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन नहीं करती है तो होने वाले अगले चुनाव में जनता उसकी सरकार को गिरा देगी और उसके विपक्ष को या किसी अन्य दल को
सरकार में लाएगी जो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कर सके। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मतदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, सेकंड है सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, थर्ड है बेकारी जीवन भत्ता, जीवन यापन भत्ता, फोर्थ है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत तो आता है, लेकिन डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये नहीं आता है। हम लोग देख लेते हैं सभी अनुच्छेद को। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 39D में। सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ये अनुच्छेद 16 में मूल अधिकार का पार्ट है। बेकारी जीवन भत्ता यापन, इसका उल्लेख है अनुच्छेद डीपीएसपी में अनुच्छेद 41 में। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो है अनुच्छेद 45 में। तो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, ये भी डीपीएसपी में है, ये भी है। ऑप्शन बी जो है वो मूल अधिकार का पार्ट है, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष के रूप में घोषित किया? ऑप्शन है 1946, सेकंड है 1997, थर्ड है 1998 और फोर्थ है 1999। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था वर्ष 1998 को, इसलिए ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का तत्व है? ऑप्शन है चेतनाबोध, सेकंड है आधुनिकतावाद, थर्ड है राजनीतिकरण, फोर्थ है संप्रदायवाद। तो सही आंसर हो जाएगा जाति प्रथा का तत्व है चेतनाबोध, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में से किसके लिए कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सेकंड है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड है लाला लाजपत राय, फोर्थ है मदन मोहन मालवीय। तो राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। तिलक जो है वो सती प्रथा के समर्थक थे तथा उन सभी भारतीय परंपराओं के समर्थक थे जो वर्तमान में या उस समय में रूढ़िवादी मानी जाती थी, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? ऑप्शन है एडमंड बर्क, सेकंड है मैकाइवर, थर्ड है मैकाइवर, सेकंड है अरस्तु, फोर्थ है मॉर्गन। तो सही आंसर हो जाएगा एडमंड बर्क। ये कथन जो है बर्ग का है। बर्ग का क्या कथन है कि राज्य जो है वो संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है? ऑप्शन है लोकतंत्री विचार पद्धति में, या शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में, थर्ड है समाजवादी विचार पद्धति, फोर्थ है समष्टिवादी विचार पद्धति। तो कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण का तथ्य है अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, भारत के संविधान की उद्देशिका का, सोवियत नागरिकों के अधिकार से संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट के संविधान के अधिकार पत्र का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र 1776 में, जिसका निर्माण थॉमस जेफरसन ने किया था। इसमें जीवन स्वतंत्रता तथा सुखानुसरण का एक आदर्श वाक्य के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है पृथकतावाद, सेकंड है अल्पसंख्यकों की स्थिति, थर्ड है पृथक राज्यों की मांग,
फोर्थ है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण। तो सही आंसर हो जाएगा, भारत में जो क्षेत्रवाद का उदय हुआ था वो हुआ था भाषा के आधार पर राज्यों के गठन व निर्माण की मांग से। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं। ऑप्शन है कोई आर्थिक नियोजन न हो, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नियोजन हो, थर्ड है व्यक्तियों द्वारा आर्थिक नियोजन हो, और फोर्थ है राज्य के द्वारा नियोजन हो। तो सही ऑप्शन है समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं, राज्य के द्वारा नियोजन हो। जितने भी पब्लिक सेक्टर के उद्योग हो राज्य के नियंत्रण हो, उत्पादन व वितरण के सभी साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो। तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन है बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, थर्ड है अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, फोर्थ है प्रेम के सिद्धांत पे। तो जो दंड का प्रतीकात्मक सिद्धांत है वो आधारित होता है बदले के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए जो है वो सही है। इस तरह पीजीटी नागरिक शास्त्र का पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। दूसरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जो कि आपको अभ्युदय अकेडमी 2.0 टाइप करने पर टेलीग्राम को आपको मिल जाएगा। वहाँ इसके साथ ही साथ अन्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को प्रोवाइड कराए जाते हैं हर दिन। तो इसलिए आप लोग वहाँ जाकर के जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।